जर्मन स्कूल को पढ़ने के बाद अब हम फ्रेंच स्कूल में ज्योग्राफी के डेवलपमेंट को देखेंगे। हम जानते हैं कि फ्रेंच स्कूल में जो सबसे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं उनमें हम दो विद्वानों का नाम विशेष तौर पे लेते हैं, विदाल दी लाब्लाश और जीन ब्रूच। इनके अलावा भी मार्टोनी, रैकल्स, डिमांजिया अन्य विद्वान हुए हैं। उन पर चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो विकास यात्रा है फ्रेंच में ज्योग्राफी की, हालांकि हम उसके रूट्स 18th सेंचुरी में देखते हैं, लेकिन जो असली काम शुरू हुआ था वो 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में शुरू हुआ था। और उसके बाद जो असली धारा पकड़ी फ्रेंच स्कूल ने, वो पकड़ी लाब्लाश के काम के बाद में। लाब्लाश के काम के बाद वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से खुले और लाब्लाश के शिष्य पूरे फ्रांस के अंदर ज्योग्राफी की टीचिंग में देखे जाते हैं। और उसके बाद एक लाब्लाशियन ट्रेडिशन चलता है पूरा फ्रेंच स्कूल के अंदर, जिसमें छोटे छोटे प्रदेशों का अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन में छोटे छोटे प्रदेशों का अध्ययन कॉम्बिनेशनल अप्रोच, समन्वयकारी उपागम के साथ किए जाने की एक परंपरा शुरू होती है। और वो परंपरा हमें आज भी फ्रांस में जो वहाँ के ज्योग्राफी को डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके शोधों में दिखाई देती है। वो जो शोध प्रस्तुत करते हैं उनमें आज भी हमें ये परंपरा दिखाई देती है कि छोटे छोटे प्रदेशों को इकाई के रूप में लेकर और उनका विस्तृत अध्ययन वहाँ की परंपरा का एक हिस्सा है। हम अब देखिए, मैं आपके साथ में फ्रेंच कंट्रीब्यूशंस की जो प्रेजेंटेशन है उसको शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, हम यदि उसकी हिस्टोरिकल बिगनिंग देखते हैं तो हम नाम लेते हैं फिलिप बोआचे का। ठीक है, 1752, ये मिड 18th सेंचुरी है। इनका जो मेन फोकस था वो था कि हमें ज्योग्राफिकल डेटा जो है उनको प्रशासनिक इकाइयों के अनुरूप ना प्रेजेंट करके हमें उनको प्राकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में हमें उनको वर्णित करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट ऑफ स्टडी है, हमारा जो रीजन है, वो नेचुरल रीजन होना चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा था कि नदी बेसिन, रिवर बेसिन एक एक नेचुरल रीजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जिसको हम स्टडी एरिया के रूप में लेके, अध्ययन की इकाई के रूप में लेके, एक प्रदेश के रूप में लेके, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की आर्थिक विशेषताएं, वहाँ की सामाजिक विशेषताएं और अन्य भौगोलिक आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ जो सबसे सुंदर बात है वो ये है कि जिस रिवर बेसिन की वो बात करते हैं, हालांकि आगे जाके इवन कुछ फ्रेंच ही हैं जो रिवर बेसिन को एक स्टडी रीजन के रूप में स्वीकार करने से परहेज करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में कई जगह पर नदी बेसिनों को प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में लेकर और प्रदेशों के अध्ययन की परंपरा जो है उसने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इवन भारत में भी हम कई बार देखते हैं कि हम नदी बेसिनों को एक प्रादेशिक इकाई के रूप में लेकर और उसका अध्ययन करते हैं, एक प्राकृतिक प्रदेश के रूप में लेकर उसका अध्ययन करते हैं। तो इस रूप में फिलिप का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी ट्रेडिशन को 18th सेंचुरी के अंत में फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाया बैरोन कॉकबर्ट ने। इसके बाद में हैली एक विद्वान हुए थे, उन्होंने जियोलॉजिकल मैप्स बनाए थे फ्रांस के। ये देखो किस प्रकार से वो नेचुरल रीजन्स को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये फ्रांस का एरिया है, यहाँ पे ये पूरे रिवर बेसिन्स को ट्रेस आउट करके दिखाया हुआ है फिलिप के द्वारा। और ये दूसरी ये पुस्तक है जो फिलिप ने लिखी थी, पेरिस की हाइड्रोलॉजिकल जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर। अब देखिए, असली जो शुरुआत होती है ज्योग्राफी के डेवलपमेंट की, वो हम देखते हैं कहीं जो
19th सेंचुरी है उसके लेटर हाफ में। तो भौगोलिक अध्ययन के प्रति सचेत होने का प्रमुख कारण क्या था? फ्रैंको प्रशा वॉर। ये जो फ्रैंको प्रशा वॉर था ना, उसमें फ्रांस जो है उसकी पराजय हुई थी। तो उस पराजय के कारणों का जब मूल्यांकन किया गया तो बहुत सारी बार ये देखा गया कि कहीं न कहीं भौगोलिक जानकारियों के अभाव के कारण भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है। इसीलिए इस फ्रैंको प्रशा वॉर के बाद ये बात थोड़ी महसूस की गई कि विश्व शक्ति के रूप में साख बनाने के लिए ये विश्व के जो अलग अलग भाग हैं उनके भौगोलिक परिवेश और जीवन पद्धति की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना, क्योंकि फ्रांस एक कॉलोनियल कंट्री था, ठीक है, उसकी बहुत सारी जगह कॉलोनीज पहले से थी और विश्व स्तर पर भूगोल का अध्ययन, विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल का अध्ययन अध्यापन जो है उसकी महसूस हुआ कि वो बहुत आवश्यक है, उसकी ज़रूरत महसूस हुई। और उसी के साथ में पेरिस में एक सोसाइटी बनाई गई थी, सोसाइटी डी ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इस सोसाइटी ने ज्योग्राफी को फ्रांस में आगे बढ़ाने में। उसके बाद में वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस जो है वो स्थापित हुई और उसका भी फ्रांस में भूगोल को और आगे बढ़ाने में योगदान था। तो इस तरह से फ्रांस में एक नई शुरुआत होती है ज्योग्राफी की स्टडीज़ को लेके और आगे जाकर एक पूरी फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी डेवलप होती है। अब हम जिस विद्वान का नाम ले रहे हैं, विदाल दी लाब्लाश, फ्रांस में सबसे प्रतिष्ठित भूगोलवेत्ता के रूप में जिन्होंने नाम कमाया वो थे विदाल दी लाब्लाश। विदाल दी लाब्लाश बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल स्टडीज़ को फेवर करते थे और वो तीन उनके ट्रायो थे। मैल्यू दैट मीन्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मैल्यू के बाद में दूसरा उन्होंने कहा पेज, पेज का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल होमोजीनियस यूनिट्स या छोटे छोटे प्रदेश, और तीसरी बात उन्होंने कही जनरेटिवाइज, जिसका मतलब है जीवन शैली, मतलब वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जीवन शैली। इन तीन को उन्होंने आधार बनाया कि हमें छोटे छोटे क्षेत्रों में जो वहाँ का जो मानव समुदाय है उसकी उसकी सराउंडिंग के साथ में जो इंटर रिलेशनशिप है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इन तीन शब्दों का उपयोग किया और यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया संचरण या सर्कुलेशन को, ठीक है। और इसके बाद में इस पूरे अध्ययन में हम ये देखते हैं, क्योंकि इनकी मुलाकात रिश्तोफन से भी हुई थी जब ये जर्मनी गए थे यंग एज में, और जब रिश्तोफन से इनकी मुलाकात हुई तो जो एक कॉम्बिनेशनल अप्रोच जो बाद में डेवलप हुई वो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिश्तोफन के जो ट्रेडिशन है उसका इम्प्रेशन हो सकता है इनके ऊपर हो, क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन के लिए वहाँ पर जो नेचुरल सेटिंग है, प्राकृतिक वातावरण से संबंधित तत्व है, और वहाँ की जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके जो बहुत सारे आयाम हैं, ये उनको अलग अलग करके नहीं देखते बल्कि उनको वो समन्वित करके देखते हैं, उनको कॉम्बिनेशन में देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो देखते हैं कि किस तरह कोई भी प्रदेश अपनी एक पहचान लेकर उभरता है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है इसको हम कॉम्बिनेशनल अप्रोच के रूप में देखते हैं। उनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो पुस्तक थी उसने लाब्लाश को बहुत स्थापित किया था। हालांकि ये पुस्तक बहुत बाद में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इस पुस्तक में लाब्लाश ने अपनी जितनी भी जो ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने की अप्रोचेस थी उन पर बहुत सुंदर लेखन प्रस्तुत किया था। और हम ये देखते हैं कि लाब्लाश जो थे वो जो एक रेडजेलियन ट्रेडिशन चला आ रहा था, जो रेडजेल का ट्रेडिशन था डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, उसको उन्होंने चैलेंज किया, उसको ब्रेक किया, उसको क्रिटिसाइज किया और एक अल्टरनेट अप्रोच दी, एक अल्टरनेट पैराडाइम खड़ा कर दिया, एक एक समानांतर चिंतन फलक खड़ा कर दिया जिसको हम पॉसिबलिज्म के रूप में जानते हैं, जहाँ पर रेडजेल ये कहते हैं कि मनुष्य को हम
केवल प्रतिक्रियावादी के रूप में नहीं देख सकते, ये केवल रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, मैन इज प्रोएक्टिव, ठीक है, ये एक एक्टिव एजेंट है ना, जो अपने आसपास के सराउंडिंग में, वातावरण में चेंजेस लाने में सक्षम है, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉसिबिलिज्म का ऑल्टरनेट अप्रोच जो है वो डेवलप किया लाप्लास ने। और इसके अलावा हम, क्योंकि हम लाप्लास को जानते हैं एज ए फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हम लाप्लास को जानते हैं एज ए फाउंडर ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, है ना, ठीक है। जैसे जर्मन स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो ज़ेलन, रेटजल जैसे नाम आते हैं। तो फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स जो है उसकी फाउंडेशन ब्लाश ने रखी थी। तो ये एक 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 बहुत ही जनरल सा इंट्रोडक्शन था लाप्लास के बारे में। और अब हम लाप्लास को डिटेल में देखते हैं। हम देखते हैं इनका जन्म 1845 में हुआ पेरिस में। ये कुछ सामान्य फैक्ट हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा इकोल नॉर्मल नाम के विश्वविख्यात संस्थान में हुई थी। बाद में इन्होंने इसमें सेवा भी दी थी, ठीक है। यहाँ पहले वो शिक्षा ग्रहण करने आए और फिर बाद में वो शिक्षा देने के लिए भी आए। एज ए टीचर उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था लेटर ऑन, बाद में। यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलॉसफी में एजुकेशन ली थी। और बाद में ब्लास्ट ने फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास में ज़बरदस्त योगदान दिया। हम ये देखते हैं कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद लाप्लास ने एथेंस में स्थित फ्रेंच विद्यालय में सबसे पहले टीचर के रूप में काम शुरू किया, ठीक है। 3 वर्षों तक फिर वो जो मेडिटेरेनियन सी है उस क्षेत्र में उन्होंने खूब एक्सटेंसिव ट्रैवल किया, बहुत यात्राएं की मध्य सागरीय क्षेत्र की। और रोम, बाल्कन पेनिनसुला, सीरिया, पैलेस्टाइन आदि अनेकों क्षेत्रों में गया। भूमध्य सागर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये सारे, ठीक है, इन सब की उन्होंने खूब यात्राएं की। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। फिर बाद में नैन्सी विश्वविद्यालय में सबसे पहले भूगोल के व्याख्याता के रूप में 5 साल काम किया। 1976-77 में जर्मनी गए थे और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी रिश्तोफन से, वॉन रिश्तोफन से। वॉन रिश्तोफन वो जर्मन विद्वान है जो इस ट्रेडिशन को ब्रेक करता है कि ज्योग्राफी केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी तक कन्फाइन रहनी चाहिए। और रिश्तोफन इस बात का प्रबल समर्थन करता है कि ज्योग्राफी में फिजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ ह्यूमन एलिमेंट्स को बराबर भारण दिया जाना चाहिए। इन दोनों को समेकित रूप से जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम किसी क्षेत्र की ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, हम उसको पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते। फिर वो अपने जो पेरेंट इंस्टीट्यूट था इकॉल नॉर्मल, वहाँ पे वो फिर व्याख्याता के पद के रूप में काम करने के लिए गया। फिर बाद में सोरबोन यूनिवर्सिटी आ गया था 1898 में और लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर इतिहास और भूगोल के प्रोफेसर के रूप में काम किया, ठीक है। बाद में वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वहाँ पर बना तो वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। ये एक बहुत सामान्य सा एक छोटा सा लाइफ स्केच है लाप्लास का। लाप्लास प्रबलता से इस बात को रखता है कि भूगोल मात्र ऐतिहासिक घटनाओं को समझने वाला शास्त्र नहीं है, यह विषय अपने आप में एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण ज्ञान की शाखा है। अब ये बात आज हमें इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती होगी जब भूगोल एक विषय के रूप में अपना स्थान बना चुका है, लेकिन ये वो समय था जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्योग्राफी के इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं थे और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री के, उनके साथ में ज्योग्राफिकल स्टडीज को जोड़ा हुआ था। तो इन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को रखा कि ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है और इसको एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में देखते हुए हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट्स खोलने चाहिए। और आगे जाके उनकी इसी मुहिम के कारण फ्रांस में ज्योग्राफी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। फ्रांस में तो बहुत सारे क्षेत्रों की यात्राएं की, ठीक है। और
पहली बार भौगोलिक परिवेश के आधार पर फ्रांस का भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ फ्रांस प्रस्तुत किया। ठीक है, अर्थात रीजनलाइजेशन किया, फ्रांस का ज्योग्राफिकल रीजनलाइजेशन किया फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी विद्वान ने। ठीक है, और लाप्लास ने प्रादेशिक चिंतन के मूल आधार के लिए ग्रामीण बस्तियां हैं, वहां पे किस प्रकार के टैक्सेस, लैंड टैक्सेस किस तरह के हैं, भूमि कर किस तरह के हैं, रूरल एनवायरनमेंट कैसा है ना, जो ग्रामीण परिवेश है, ठीक है, रूरल लाइफस्टाइल है वो कैसी है, और किस प्रकार से जो रूरल एरियाज हैं वो सेल्फ रिलायंट हैं, वो स्वावलंबी हैं। इन सब चीज़ों को हमें उन्होंने कहा कि प्रादेशिक चिंतन में मूल के रूप में अपनाना चाहिए। अर्थात जब हम किसी भी प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन में ग्रामीण बस्तियां, ठीक है, वहाँ की जो ग्रामीण जीवन शैली है, वहाँ का जो परिवेश है, ठीक है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था के आधार हैं, कर प्रणाली है, ठीक है, वहाँ का एक सेल्फ रिलायंस सिस्टम होता है, ठीक है, उन सब को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए, जब हम लाप्लास के कामों की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि वो अपना पहला जो उन्होंने ज्योग्राफिकल आर्टिकल लिखा था, फर्स्ट जो ज्योग्राफिकल आर्टिकल लिखा था 1877 में, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो दैट वाज बेस्ड ऑन इंडियन सेंसस। ये इंडियन सेंसस के ऊपर बेस्ड था, जो 1872 का सेशन जो सेंसस था। आपको पता होगा इस समय भारतीय सेंसस की शुरुआत हुई थी और ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस था, मतलब इसमें पूरी पॉपुलेशन की एक साथ, जैसे आज हम करते हैं ना कि भाई हम एक निश्चित तारीख के दिन एक निश्चित समय पे हम कहते हैं कि भाई ये भारत की आज की जनसंख्या इतनी है और सारे जगह सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सर्वे होता है, पूरी कंट्री में सर्वे होता है और उसके आधार पे हम सेंसस तैयार करते हैं। ठीक है, वो प्रणाली हमारी 1881 से शुरू होती है। ठीक है, तो इस सेंसस पे आधारित था और इस लेख में जनसंख्या वितरण पर सामाजिक परंपराओं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने की कोशिश कर रहा है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आपको दिखाई देता है वैसा है, उसके लिए उसने जो कारक बताए वो बताए सामाजिक परंपराएं, ठीक है, जो सोशल ट्रेडिशंस है उनको महत्व दिया, मूल्यों के साथ साथ भौतिक पर्यावरण, है ना, और सोशल वैल्यूज, और उसके साथ साथ फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके प्रभाव को उसने रेखांकित किया। इसका मतलब दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जब हम पॉपुलेशन स्टडीज करते हैं तो वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन बोथ डायमेंशंस, वन द सोसाइटल डायमेंशन एंड द अदर वन इज फिजिकल डायमेंशन। हमें दोनों डायमेंशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। केवल और केवल जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, केवल भौतिक विशेषताएं हैं प्रदेश की, उसके आधार पर जनसंख्या वितरण यदि बताते हैं तो वो उचित नहीं होगा। तो हमें सामाजिक परंपराएं और जो सामाजिक मूल्य है उसको भी इसमें शामिल करना होगा यदि हम जनसंख्या के वितरण को अच्छे से समझाना चाहते हैं। तो इनकी जो शुरुआती राइटिंग है वहीं से ये चीज़ रिफ्लेक्ट होने लग गई कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो कोर चीज़ें हैं, ठीक है, जो मानव से और मानव समुदाय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको ये अपने अध्ययन में केंद्र में रखकर चलते हैं। इन्होंने जनांकिकी से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट करने हेतु मात्र भौतिक परिवेश की विशेषताओं या विभिन्नताओं को ही उत्तरदायी कारक के रूप में देखा जाता था। इस बात को इन्होंने ब्रेक किया, ठीक है, और इन्होंने उसके अंदर ह्यूमन डायमेंशन को जोड़ा, क्योंकि इससे पहले जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडीज होती थी तो उसमें ज़्यादातर केवल और केवल जो भौतिक विशेषताएं हैं उन्हीं को तरजीह दी जाती थी। लाप्लास ने भौतिक परिवेश की विभिन्नताओं के साथ साथ सामाजिक कारकों और परिसंचार कारकों को भी मानव जनसंख्या के वितरण के लिए महत्वपूर्ण कारकों के रूप में माना।
ठीक है। फिर देखिए उसके बाद 1889 में उनका एक काम आता है यूरोप में राष्ट्र और राज्य। ठीक है, तो दिस नेशन एंड स्टेट्स इन यूरोप, है ना, राष्ट्र और राज्य, यूरोप में राष्ट्र और राज्य। ठीक है, इस नाम से इनका लेखन आता है। और आपको पता होगा कि हमने अभी भी कहा था कि ही वाज द मैन हु फाउंडेड द फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये जो उनकी पॉलिटिकल राइटिंग्स आ रही है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड राइटिंग्स आ रही हैं, वहीं पे कहीं फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स की नींव डलती है। लाप्लास, जिन्हें मानव भूगोल का संस्थापक, फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है, ने उच्च स्तरीय भौगोलिक लेखों के प्रकाशन हेतु सन 1892 में एनल्स दी ज्योग्राफी नामक शोध पत्रिका की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैंडमार्क साबित हुआ आगे जाके। ठीक है, तो 1892 में ये जो जर्नल उन्होंने शुरू किया, एनल्स दी ज्योग्राफी, इस जर्नल को शुरू करने के बाद में क्या हुआ कि फ्रांस में जो बहुत नए नए विद्वान आए, उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में शोध शुरू किया और उसका प्रकाशन जब इस जर्नल के थ्रू लोगों तक पहुंचने लगा तो एक ज्योग्राफी में एक आदान प्रदान शुरू हुआ कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, और उसके आधार पे जो फ्रेंच स्कूल है वो धीरे धीरे समृद्ध होती गई। फ्रेंच स्कूल में ज्योग्राफी को लेकर जो काम लोग कर रहे थे वो कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए जो जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के रूप में वो स्थान लेने लगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाएं जहां पर शोध का प्रकाशन हो, ताकि लोग जो हैं एक दूसरे के द्वारा किए गए शोध पर अपनी अपनी जिज्ञासाएं जो हैं, ठीक है, उनको पूरा कर सकें, देख सकें, अपने भावी शोध के लिए डायरेक्शन ले सकें, जो फ्यूचर रिसर्च है उसके लिए डायरेक्शन ले सकें। तो ये बहुत लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है लाप्लास का फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद देखिए कि इस शोध पत्रिका में भूगोल के विभिन्न शाखाओं के साथ साथ इसमें जियोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी आए, मिनरल साइंस से रिलेटेड या मिनरोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी आए। तो खूब तरह की जो डाइवर्सिफाइड राइटिंग्स जो हैं वो इसमें रिसीव हुई, पब्लिश हुई और उसके आधार पर भूगोल आगे बढ़ा। उसके बाद 1894 में लाप्लास ने एटलस जनरल विडाल लाप्लास नामक ग्रंथ में यूरोप के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिवेश की व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत की थी। अब इस एटलस में उन्होंने खूब सारे मैप्स भी बनाए। एक मैप आपको अभी दिखाऊंगा मैं, वेजिटेशन मैप है वर्ल्ड का, वो भी लाप्लास ने बनाया था। ठीक है, तो खूब कई तरह के मैप्स जो हैं वो भी इस एटलस में दिखाए गए। ठीक है, और ये एटलस जो है ये आज भी वहाँ पब्लिश हो रही है, इसका प्रकाशन जारी है। इस ग्रंथ में मानव इतिहास पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया था। 1902 में लाप्लास ने एक लेख लिखा था, सामाजिक तथ्यों की भौगोलिक दशाएं। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से ये म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं between the societal aspects or dimensions and the physical aspects and dimensions. 1903 में लाप्लास ने फ्रांस के भूगोल पर टेबलो डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था और लाप्लास ने इसमें फ्रांस के पठार पर भौतिक और मानवीय लक्षणों के समरूप मिश्रण का अध्ययन प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जो जो चीज़ हमें यहाँ पर अपील कर रही है, जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो ये है कि वो इस एक भौगोलिक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, एक भौतिक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं फ्रांस में, और उस भौगोलिक इकाई के अध्ययन में वो वहाँ की भौतिक और मानवीय लक्षणों दोनों की बात करते हैं। ठीक है, और यहीं से आगे जाके इस पूरे फ्रेंच ट्रेडिशन के अंदर एक समन्वयकारी उपागम, एक कॉम्बिनेशनल अप्रोच शुरू होती है, जिसमें भौतिक और मानवीय लक्षण दोनों को साथ साथ लेकर और ज्योग्राफिकल स्टडीज के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद में
1917 में उन्होंने पूर्वी फ्रांस का भूगोल भी लिखा। 1922 में लाब्लाश की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य इमैनुअल डी मार्टोनी थे। उनके निर्देशन में, अर्थात वो उसके फिर एडिटर के रूप में काम किया उन्होंने, ठीक है। और तब वो पुस्तक आई मानव भूगोल के सिद्धांत। और इस पुस्तक ने लाब्लाश जो की विचारधारा थी उसको बहुत तेजी से दूसरों तक पहुंचाया। तो एक पूरे फ्रांस में एक लाब्लाशियन ट्रेडिशन जो था वो फैल गया, और धीरे धीरे फिर वो उपागम जो है वो फ्रांस से बाहर भी अन्यत्र जगहों पर भी फैला। क्योंकि इनके ट्रेडिशंस को, जैसे हम लेते हैं इनकी पॉसिबलिस्ट अप्रोच को, संभववाद की जो इनकी एक जो उपागम था, जो चिंतन फलक था, जैसे उसको जीन ब्रूनश ने आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ जो दूसरी जगह पे काम करने वाले लोग थे, जैसे अमेरिका में कार्ल सावर, ठीक है, उन्होंने भी इस पर काम किया। तो धीरे धीरे इनके द्वारा जो विचार दिए गए थे भूगोल में, उनका हम ये देखते हैं कि वो व्यापक होते गए, ठीक है, और वो विश्व के अन्य भागों में फैलते गए। लाब्लाश ने अपनी मृत्यु से पूर्व विश्व का भूगोल नामक पुस्तक में विश्व के अध्ययन के लिए एक समन्वित योजना तैयार की थी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी इसी योजना के अंदर उन्होंने डिटेल में ये बात बताई थी कि हमें कॉम्बिनेशनल अप्रोच लेकर हमें ज्योग्राफिकल एरियाज का डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, का अध्ययन करना चाहिए। और ये जो समन्वयकारी उपागम है, ये इस बात को इंगित करता है कि हमें केवल और केवल भौतिक विशेषताओं के आधार पर मानव और उसके परिवेश, उसके समाज, ठीक है, और इवन भौगोलिक क्षेत्रों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पे जब वो काम कर रहे थे तो 1899 में उन्होंने एक व्याख्यान दिया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या किया, लघु स्वरूपीय क्षेत्रों, जिसको आगे जाके उन्होंने पेज कहा। अब लघु स्वरूपीय क्षेत्रों मतलब छोटे छोटे क्षेत्र जिनमें समरूपता देखी जाती है, ठीक है, के अध्ययन में मानव और उसके चारों ओर की पारिस्थितिकी दशाओं, दैट इज मिल्यू, ठीक है, मानव और उसकी पारिस्थितिकीय दशाओं, है ना, दैट इज मिल्यू, के बीच अंतर संबंध की विवेचना पर बल दिया। दैट मीन्स ही फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप in small homogeneous this areas, those can be called pays. आज भी ये ट्रेडिशन जो है ये फ्रांस के अंदर काफ़ी अपनाया जाता है। आज भी फ्रांस में बहुत सारी पीएचडीज और बहुत सारे शोध छोटे छोटे प्रदेशों को अध्ययन की इकाई के रूप में, पेज को अध्ययन की इकाई के रूप में लेकर किए जाते हैं। तो फ्रांस में इस प्रकार के जो लघु स्वरूपीय क्षेत्र हैं उनको पेज कहा जाता है। यहाँ पर ये जो दो शब्द हैं, पारिस्थितिकीय दशाएं और पेज, है ना, मेल्यू और पेज, इन पर हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इनका मायना क्या था, ठीक है। फिर देखिए लाब्लाश पहचाने जाने वाली प्रादेशिक इकाइयों, जिनको हम पेज कहते हैं, ठीक है, का एक एक कर व्यवस्थित रूप से वर्णन करने में विश्वास रखते थे। वो ये कहते थे कि हमें छोटे छोटे प्रदेशों को अध्ययन की इकाई लेकर और उनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए। तो वो वर्णन का उपागम भी दे रहे हैं, ठीक है, कि वर्णन में हमें हमें मानव पर्यावरण के जो अंतर संबंध है उन पर हमें ध्यान आकर्षण करना चाहिए। और उसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि हमें छोटे छोटे प्रदेशों के अध्ययन से ही क्षेत्र की एक विस्तृत क्षेत्र की भौगोलिक समझ है उसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। वो मानते थे कि प्रत्येक लघु स्वरूपीय क्षेत्र की अपनी मृदा, अपनी जलापूर्ति संबंधी विशेषताएं होती है, इसीलिए वहां पर एक विशेष प्रकार की कृषि जो है उसके लिए दशा उत्पन्न होती है। और इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक मांग संरचना वहाँ विकसित होती है, ठीक है। और मांग संरचना के कारण वहाँ आर्थिक विशिष्टीकरण संभव हो पाता है, ठीक है।
अतः यहाँ स्पष्ट है कि लाप्लास छोटे छोटे प्रदेशों के अध्ययन का प्रबल समर्थक था। तो बहुत सुंदर बात यह है कि हम क्यों छोटे छोटे प्रदेशों की अध्ययन करें, उसको लाप्लास बहुत सुंदर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। और लाप्लास ये कहता है, देखो कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसकी जो सॉइल प्रॉपर्टीज हैं और उसकी जो जो वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो हैं, उससे संबंधित उसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, वो विशिष्ट होने के कारण किसी विशेष क्षेत्र में, क्योंकि मिट्टी और पानी ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं कृषि को, तो उसने कहा कि ये जो मृदा संबंधी और जो जलापूर्ति संबंधी विशेषताएं हैं किसी एक छोटे प्रदेश में, ठीक है, अर्थात वो जो छोटा सा प्रदेश है उसकी उसकी सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ वाटर है ना, ये दो चीज ऐसी हैं कि ये निर्धारित करती हैं कि वहाँ क्या कृषि की जा सकती है और क्या नहीं की जा सकती, अर्थात किस प्रकार की वहाँ एग्रीकल्चरल कंडीशंस, ठीक है। और जब हम ये बात करते हैं कि जब ये दशा तय हो जाती है, ठीक है, तो फिर आगे की बात ये आती है कि जिस प्रकार की वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्थान लेती है, उसके आधार पर वहाँ पर ये तय होता है कि भाई कौन सी चीज़ें वहाँ पर बहुतायत में हैं, हो रही हैं, और कौन सी चीज़ें वहाँ नहीं होती जिनके लिए डिमांड क्रिएट होती है, जिनके लिए डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे जो इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन है, जो आर्थिक विशिष्टीकरण है, वो स्थान लेता है, ठीक है। तो बहुत सुंदर तरीके से वो बता रहे हैं कि क्यों हमें छोटे छोटे प्रदेशों के अध्ययन पर जोर देना चाहिए। फिर देखिए इसके बाद लाप्लास ने जो ट्रेडिशन फिलिप बुआचे ने शुरू किया कि भाई हमें नेचुरल रीजन्स को एक स्टडी रीजन के रूप में लेकर और अध्ययन करना चाहिए, और उसमें हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए रिवर बेसिन्स के ऊपर। लाप्लास जो है वो इस ट्रेडिशन को नहीं स्वीकार करता, ठीक है, आउटराइटली वो इसको डिक्लाइन कर देता है। वो कहता है कि अपवाह बेसिन को एक प्रादेशिक अध्ययन की इकाई के रूप में हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए, और उसका कारण उसने ये बताया कि इस प्रकार की जो प्रादेशिक इकाई है, अर्थात एक नदी बेसिन है ना, प्रादेशिक इकाई जो है उसकी यथार्थता को समझने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती है। हम उसकी जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उसको हम बहुत मुश्किल से गेस कर पाते हैं, हमें बहुत तरह की कठिनाइयां होती हैं। लाप्लास ने बताया कि फ्रांस का मध्य पठार एक पूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है ना, मध्य पठार, ठीक है, किंतु यदि इस प्रदेश को अपवाह बेसिन इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए तो लोगों की संस्थाओं, परंपराओं, अभिरुचियों को स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता, ठीक है। अब आपने वो कह रहा है कि देखिए जो फ्रांस का पठार है हम उसको एक ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में स्टडी के लिए एक छोटी यूनिट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यदि आप इस पठार को, ये नदी बेसिन जो रिवर बेसिन है, उसके आधार पर यदि आप उसको क्लासिफाई कर देते हो, उसका रीजनलाइजेशन कर देते हो, तो फिर उसमें बहुत समस्याएं आती है, और उन समस्याओं का जो मूल बताया उसने वही बताया कि भी वहाँ के जो लोग हैं, उनकी संस्थाएं, उनकी परंपराएं, उनकी अभिरुचियां आदि को हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे यदि हम इस तरह से प्रादेशिकरण करेंगे। तो लाप्लास ने यह विचार रखा कि लघु स्वरूपीय प्रदेशों का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल में शोधकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त है। छोटी छोटी होमोजीनियस यूनिट जो है, छोटी छोटी समरूप इकाइयां लेकर, और हमें उसके अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। वो मानता था कि वृहद और लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन की प्रदेशों के नियोजन में उपयोगिता संभव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हमें ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उस समय ये जो बात कही गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात उस समय इस बात को भी स्थापित करती है कि ज्योग्राफी की रिलेवेंस क्या है
है ना। ज्योग्राफी की रिलेवेंस क्या है, क्यों ज्योग्राफी पढ़ाई जानी चाहिए, क्यों विश्वविद्यालयों में ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो शुरू होने चाहिए। तो ये जो एक स्टेटमेंट है ये अपने आप में आगे के लिए बहुत, ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छा स्कोप तैयार करता है ना। वो कह रहा है कि हम यदि ऐसे छोटे छोटे और बड़े प्रदेशों को लेकर एक प्रादेशिक अध्ययन करते हैं यदि प्रदेश का, तो हम फिर उन प्रदेशों के विकास के लिए एक सुंदर प्लानिंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई study of these small and big regions is very important the for the planning of for the developmental planning of these areas, है ना। इन क्षेत्रों के विकास के को नियोजित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यही कारण था कि लाब्लाश ने पूरे विश्व के बड़े प्रदेशों की एक योजना समस्त विश्व के अध्ययन के लिए भी तैयार की थी, ठीक है। जो उनकी पुस्तक थी ना, विश्व का भूगोल, ठीक है, उसके लिए ये योजना तैयार की गई थी। अब देखिए लाब्लाश का जो बहुत प्रसिद्ध काम है, वो काम जिसने लाब्लाश को अमर कर दिया है ना, उसमें से यदि एक जो सबसे बड़ा काम है वो है मानव भूगोल के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये लाब्लाश मानते हैं और वो बताते हैं कि मानव भूगोल जो है, ठीक है, उसके क्या क्या लक्ष्य और उद्देश्य। इस पुस्तक में लाब्लाश इस फिलॉसफी को रखने की कोशिश करते हैं, इस दर्शन को रखने की कोशिश करते हैं कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है। क्योंकि ये चीज जो है ये इसीलिए तो हम लाब्लाश को फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्रीय एकता के सिद्धांत, ठीक है, क्षेत्रीय एकता का सिद्धांत, मानव पर्यावरण संबंध, मानव एक भौगोलिक कारक के रूप में, सभ्यताओं के प्रतिमान, परिसंचरण, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट सर्कुलेशन, सांस्कृतिक प्रदेश, कल्चरल रीजन्स, और नगर, इनकी विस्तृत व्याख्या हमारा लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस किस चीज को महत्व दे रहे हैं, क्षेत्रीय एकता का सिद्धांत, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, है ना, क्षेत्रीय एकता का सिद्धांत देता है वो, ठीक है। और बेसिकली यही चीज है जो ये आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती है कि किसी रीजन को हम एक रीजन के रूप में क्यों लें, ठीक है, कैसे हम किसी एक रीजन को, एक प्रदेश को प्रदेश के रूप में कन्फाइन करें, डिफाइन करें। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, किस तरह से मानव अपने परिवेश के साथ में अंतर क्रिया करता है, अपने परिवेश के साथ में जुड़ाव रखता है। मानव एक भौगोलिक कारक के रूप में, ठीक है, तो मानव को केवल और केवल एक अक्रिय तत्व के रूप में देखकर नहीं वर्णित करना है, बल्कि उसको एक सक्रिय भौगोलिक कारक, ठीक है, एक्टिव ज्योग्राफिकल दिस एंटिटी के रूप में उनको देखकर और फिर अध्ययन करना कि किस तरह से वो अपने सराउंडिंग को प्रभावित करता है, सराउंडिंग के साथ में जब वो अंतरक्रिया करता है, ठीक है। और इस सब में क्योंकि ये किस पर तय होता है, मानव पर्यावरण संबंध की जब हम बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में जो मानव समुदाय है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ में किस तरह की अंतरक्रिया करेगा, ठीक है, क्या होगा डायमेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इन अ पर्टिकुलर रीजन, दिस डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। इसलिए उसने कहा कि भाई सभ्यताओं के प्रतिमान क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन क्या है किसी क्षेत्र में, ठीक है, इसको भी अध्ययन करना, इसको जांचना, ये भी मानव भूगोल के लक्ष्य और उद्देश्यों में से एक है। फिर ये बात करता है परिसंचरण की, सर्कुलेशन की। ये परिसंचरण जो है ये एक तरह का आदान प्रदान है, ठीक है, ये
म्यूचुअल दिस इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन फिजिकल एलिमेंट्स एंड द ह्यूमन एलिमेंट्स, ठीक है। और सांस्कृतिक प्रदेश और नगर, क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र में जो मानव समुदाय रहता है उसके सांस्कृतिक प्रतिमान के द्योतक है, ठीक है। तो इस ये अप्रोच क्योंकि वो देता है पूरी ज्योग्राफिकल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, यही कारण है कि हम भूगोल मानव भूगोल जो है उसके संस्थापक के रूप में, उसके फाउंडर के रूप में हम विदाल दी लाप्लास को देखते हैं। इस पुस्तक में लाप्लास ने मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, है ना। तो मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को बताने की कोशिश कर रहा है विद साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। अग्रणी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव को गंभीरता से लेते हुए उसके द्वारा संपादित कार्यों को महत्व दिया, ठीक है। तो जैसे पर्यावरणीय निश्चयवादी जो थे वो मानव के कार्यों को इतना धारण नहीं देते थे, ठीक है। तो इसने उस चीज को नकारते हुए और एक नया ट्रेडिशन स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें उसने कहा कि भाई हमें मानव को गंभीरता से लेना चाहिए। फिर देखो लाप्लास ने विश्व को प्रकृति एवं मानव के मध्य परस्पर अंतर संबंध के रूप में देखा कि भाई आप जो भी देखते हो, जो सराउंडिंग है, ठीक है, आप उसको मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ठीक है। केवल और केवल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन मैन, इस चश्मे से मत देखिए। यदि आप इस चश्मे से देखोगे तो केवल और केवल आपको जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, यदि आप उससे देखोगे तो आपको केवल और केवल प्रकृति की सत्ता और मानव का उसके साथ समायोजन ही नजर आएगा, ठीक है। लाप्लास ने विश्व को प्रकृति एवं मानव के मध्य परस्पर अंतर संबंध के रूप में देखा, ठीक है। परस्पर अंतर संबंध, एक का दूसरे पर प्रभाव, दूसरे का पहले पर प्रभाव, ये होता है परस्पर अंतर संबंध, ठीक है। तथा ये भी माना कि प्रकृति एवं मनुष्य के बीच यह अंतर संबंध है वो एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेचर जो है, नेचर हैव इट्स इन्फ्लुएंस ऑन human beings or the human society, and human society also influences its surrounding, है ना। मानव समुदाय और मानव जो समाज है वो भी अपने आसपास को प्रभावित करता है, ठीक है। अतः लाप्लास ने माना कि मानव की भूमिका सक्रिय होती है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से लाप्लास का जिस वो ट्रेडिशन सामने आता है जिसको हम संभववाद कहते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य की जो भूमिका है, मानव की भूमिका है, वो सक्रिय होती है ना। तो मैन इज एन एक्टिव एजेंट, है ना। ये निष्क्रिय या केवल और केवल रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, ये एक्टिव एजेंट है। एवं व्याप्त संभावनाओं में मनुष्य अपने विकास हेतु पर्यावरण में परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो दिस इज अगेन समथिंग विच शोज द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर जो मानवीय समाज की क्षमता है उसकी तरफ इशारा मिलता है, और यही उपागम जो है ये एक तरह से मान लीजिए कि संभववाद की नींव रखता है, ठीक है। इसलिए मैं फिर इसको रीड करता हूँ। देखो, ब्लाश का मानना था कि मानव की भूमिका एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में है, और मानव व्याप्त जो संभावनाएं होती हैं उनमें अपने विकास हेतु पर्यावरण में परिवर्तन लाता है, ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, है ना। तो ये चीज जो है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्शन देती है कि यहाँ से वो जो पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो बोलबाला है, ठीक है, ये उसके ऊपर कुठाराघात है ना, और एक नए चिंतन फलक के उदय की ओर हमारा इशारा कर रहा है। लाप्लास से पूर्व के जर्मन भूगोलवेत्ता जो थे, विशेष तौर पे रेटजल और उसके जो भी चेले चपाटी थे, उसके जो अनुयायी थे, ठीक है,
वो मानव और प्रकृति की अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए निश्चयवादी चिंतन फलक का अनुसरण कर रहे थे, है ना। वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, वो नेचर को सुप्रीम मानते थे, ठीक है। और वो ये मानते थे कि भी नेचर जैसी उसकी इच्छा है उस तरह से नेचर जो है वो अपने आसपास का जो वातावरण है ना, उसमें जो भी मानव समुदाय है उसको अपने अनुसार ढालने में मजबूर करती है। और मनुष्य जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। वो प्रकृति के आगे नतमस्तक है, और प्रकृति जिस तरह से उसको आदेश करती है वो उसी तरह से अपने आप को उसके साथ में एडजस्ट करता है। तो ये एडजस्टमेंट की बात चलती है यहाँ पर पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम में, जो जर्मनी में काफी प्रसिद्ध था, ठीक है। ब्लाश जो है वो इसका घोर आलोचक था, ठीक है। और वो जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि ये जो निश्चयवाद का उपागम है ना, ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद का उपागम है ये कहाँ कहाँ कमजोर है, ठीक है। ये भली भांति ब्लाश को पता था, क्योंकि आप यदि किसी एक स्थापित चिंतन फलक को ब्रेक करके और दूसरा चिंतन फलक स्थापित करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पहले वाले जो चिंतन फलक जो पहले से मौजूद है उसकी कमियों और अच्छाइयों के बारे में आपकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो, क्योंकि यदि वो नहीं होगी तो फिर आप एक ऑल्टरनेट कभी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अब देखिए इसी आलोचना के तहत क्या करता है कि ब्लास्ट जो है वो संभववाद का चिंतन प्रस्तुत करता है, ठीक है। और जो संभववादी चिंतन फलक है उसके अनुरूप लाब्लास जो है वो इस बात को मानता है कि प्रकृति सीमा स्थापित करती है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल बाय नेचर आल्सो, ठीक है। नेचर जो है वो सीमा स्थापित करती है, ठीक है। नेचर पुट बैरियर्स, ठीक है, सीमा स्थापित करती तथा मानव आवास के लिए कई संभावनाएं भी उपस्थित करती है ना। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, कई संभावनाएं भी उपस्थित करती है। मनुष्य इन उपलब्ध प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं और सीमाओं में से अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कुछ विशिष्ट संभावनाएं होती है उनको चुनने की स्वतंत्रता रखता है, उनको चुनता है। और वो चुनता किस आधार पे है कि उसकी परंपरागत जीवन शैली जनरेटिव, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, ठीक है। परंपरागत जीवन शैली जनरेटिव के अनुसार। और ये जनरेटिव कहाँ से विकसित होता है? जनरेटिव विकसित होता है बेसिकली जो उस समय का जो लेवल ऑफ 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 जो सिविलाइजेशन है ना, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। किस तरह का समाज है, उस समाज की कैसी स्थिति है ना, उसका उसका भौतिक विकास की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो इसलिए जब हम परंपरागत जीवन शैली की बात करते हैं तो इसमें वो जो मानव समुदाय है, ठीक है, उसकी एक तरह से ये क्षमता परिलक्षित हो जाती है कि वो अपने आसपास के वातावरण के साथ में, अपने आसपास के पर्यावरण के साथ में किस तरह से संबंध और यूं कहें कि अंतर संबंध स्थापित करेगा। मैं फिर इसको बताता हूँ। लाप्लास ने माना था कि प्रकृति सीमा स्थापित करती है, देखिए, प्रकृति सीमा स्थापित करती है मतलब कंट्रोल मान रहा है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू पॉसिबलिस्ट कंट्रोल बहुत कम है। और जो नियो डिटर्मिनिज्म के लोग हैं जैसे स्पेट है, ग्रिफिथ टेलर है, ये क्या करते हैं, ये इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो सीमा है उसको थोड़ा और ज्यादा विस्तारित करके देखते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवादी क्या करते हैं, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त सीमाएं हैं उन्हीं को अंतिम मान के, और ये मानते हैं कि भाई ये प्रकृति प्रदत्त सीमाएं
ये ही मनुष्य का भाग्य निर्धारित करती हैं। तो ये तीन बातें मैंने आपसे करी अभी, ठीक है, इस सिर्फ इस पक्ष पे कि प्रकृति सीमा स्थापित करती है। तो प्रकृति सीमा स्थापित करती है और मनुष्य केवल और केवल उन सीमाओं में काम कर सकता है। तब तो आ गया पर्यावरण निश्चयवाद। प्रकृति सीमा स्थापित करती है, ठीक है, लेकिन मनुष्य के पास छांट की अपार स्वतंत्रता है ना। और सीमाएं जो हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा नहीं है। और तीसरा दृष्टिकोण, ये संभववादी दृष्टिकोण आ गया। और तीसरा दृष्टिकोण है जिसमें यह है कि हाँ, प्रकृति सीमाएं स्थापित करती हैं, अर्थात काफी हद तक प्रकृति ये तय करती है कि भाई मनुष्य जो है वो इस दिशा में काम करेगा तो ज्यादा बेहतर विकास की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य के पास में सीमित छांट की स्वतंत्रता भी है ना, सीमित छांट की स्वतंत्रता भी है। तो ये जो सीमित छांट की स्वतंत्रता है, ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, ये जो फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है, यदि ये ज्यादा है तब तो संभववादी दृष्टिकोण की तरफ मुड़ जाते हैं। और यदि ये सीमित है तब हम जो नवनिश्चयवाद है और जो 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 प्रोबेबिलिज्म है OH के स्पेट का, उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। तो प्रकृति सीमा स्थापित करती है तथा मानव आवास के लिए कई संभावनाएं उत्पन्न करती है, कई संभावनाएं, ठीक है। तो कई संभावनाओं में फिर नाव में ये आ जाता है कि भाई देयर आर लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज। मनुष्य इन उपलब्ध प्रकृति प्रदत्त सीमाओं और संभावनाओं से अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार, क्षमता मतलब कि वो कौन कौन सी संभावनाओं पर काम कर सकता है, ये क्षमता है ना। और आवश्यकता मतलब कौन सी संभावनाएं उसे आकर्षित कर रही है ना। आवश्यकता अनुसार किन्हीं विशिष्ट संभावनाओं का चुनाव कर सकता है। इसका मतलब वो कुछ को छोड़ सकता है और कुछ संभावनाओं को वो लेकर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और संभावनाओं का जो चुनाव कर अपनी जीवन शैली के अनुसार इससे प्रतिक्रिया और समायोजन करता है। जब एक बार हम ये एक बार किसी संभावनाओं को जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस पर काम करेंगे, तो फिर क्या होता है, वो जो जेनरेटिवाई है, जो परंपरागत जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसके अनुसार फिर हम प्रतिक्रिया और इसकी समायोजन की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा है, हम बहुत अच्छे से यहाँ देख सकते हैं कि ये जो संभववाद का चिंतन है, ठीक है, ये प्रकृति की जो सत्ता की बात करने वाला जो समूह है उसकी बात को सिरे से नकार दे रहा है, उसको तरजीह नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो ट्रेडिशन था जर्मन स्कूल का, उसने इतने प्रबल तरीके से प्रकृति की सत्ता को प्रस्तुत किया था कि उस समय इस चिंतन फलक को चैलेंज करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि केवल और केवल जर्मनी ही नहीं, बल्कि जर्मनी से बाहर भी यदि हम देखें तो वो ट्रेडिशन जो है वो कहीं न कहीं काफी हद तक स्वीकार किया गया, बहुत बड़े समुदाय तक स्वीकार किया गया। इवन हम देखते हैं कि जो अमेरिका जैसा जो देश है, वहां पर भी सैंपल के कार्यों से और अन्य लोगों के कार्यों से जो निश्चयवाद की परिपाटी है, ठीक है, जैसे हंटिंगटन का क्लाइमेटिक डिटरमिनिज्म है, तो वो परंपरा इतनी मजबूत हो जाती है कि उस परंपरा को चैलेंज करना और एक नई परंपरा को स्थापित करना, ये देखने और सुनने में जितना सरल लगता है, ये वास्तव में बहुत कठिन काम था, ठीक है। इसके लिए ये बहुत जरूरी था
कि इस परंपरा को ब्रेक करने वाला आदमी ऑल्टरनेट जो प्रस्तुत कर रहा है उसके प्रति उसकी जो अंतर्दृष्टि है, क्योंकि ये संभववाद बेसिकली एक ऑल्टरनेट के रूप में दिया गया था पर्यावरण निश्चयवाद की, उसके ऊपर उसकी जो अंतर्दृष्टि है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम है, अर्थात जो पर्यावरणीय निश्चयवाद का चिंतन फलक है, उसकी कमियों के प्रति भी आपकी जो अंतर्दृष्टि है वो स्पष्ट और मजबूत होनी चाहिए। उसके बिना ये संभव नहीं कि एक ट्रेडिशन जो दुनिया के बड़े हिस्से में फैल गया उसको चुनौती देना और एक नया ट्रेडिशन खड़ा कर देना, एक नया पैराडाइम खड़ा कर देना, ये उतना आसान काम नहीं है जितनी आसानी से हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए, लबलाश ने देखा कि मानव का जहां प्रवाहित जल, कटाव युक्त मिट्टी, देखना यहाँ संभववादी दृष्टिकोण बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना, कि मानव का जहां प्रवाहित जल, कटाव युक्त मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि भौगोलिक परिवेश के कुछ तत्वों पर नियंत्रण नहीं होता है। मतलब ये वो पक्ष हैं जो मानव के नियंत्रण से थोड़े परे हैं, ठीक है। फिर भी कुछ अन्य ऐसे तत्व भी हैं जिन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो इसका मतलब कि प्रकृति में सारे तत्व ऐसे नहीं हैं जिन पर मानव का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है। हाँ, ऐसे भौगोलिक परिवेश के तत्व हैं, ठीक है, जिन पर मानव का नियंत्रण नहीं है। उदाहरण भी इसने दिए, ठीक है, जैसे प्रवाहित जल का मतलब जैसे नदियां हैं, है ना, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन है। पर वो कह रहा है कि कुछ दूसरे तत्व हैं जिन पर मनुष्य नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अब ये देखिए, यहां पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स आई टाइम के साथ, है ना। आज हम देखते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो सदा तो ये ऐसी नहीं थी ना जैसे हम आज देख रहे हैं। हालांकि अब तो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमसे गेहूं है ना। तो गेहूं आज जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन बेल्ट के अंदर एक 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 स्टेपल फूड के रूप में है, ठीक है, प्रिंसिपल फूड ग्रेन के रूप में है। लेकिन आज से यदि 200 साल पहले या उससे पहले आप ट्रेस आउट करते हो तो शायद वो चीज़ आपको वैसे देखने को नहीं मिलती, ठीक है, आपको गेहूं की ये सत्ता देखने को नहीं मिलती। तो इसको, ये क्या हमें प्रकृति ने दिया, या हमने प्रकृति में अवसर ढूंढकर और इसको हमने एक तरह से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित कर लिया, अपना लिया। तो देखिए, बहुत सुंदर बात लिखी है कि जैसे भिन्न भिन्न सभ्यताओं एवं किसी एक सभ्यता में भिन्न भिन्न कालों में विशेष प्रकार की फसलों का प्रादुर्भाव होता है। तो भैया, अब ये विशेष प्रकार की फसलों का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो फिर क्या ये सारी फसलें प्रकृति ने दी है क्या हमको, या हमने भी कुछ प्रकृति से कुछ नई चीजें निकाली हैं, है ना। हमने कुछ हमारे इच्छानुसार प्रकृति की जो सेटिंग है उसमें परिवर्तन की कोशिश की है। तो देखिए, इस तरह के उदाहरण देकर, और वो दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ वो पर्यावरणीय निश्चयवाद की कमजोरियों पर कुठाराघात कर रहे हैं। To one side, he is attacking on the limitations of environmental determinism, and on the other side, he is trying to establish or trying to put forward argument in favor of his own approach, in favor of his own this tradition to look at the things and happenings. ठीक है, and that tradition is possibilism, है ना। तो इस कि भाई हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मानवीय नियंत्रण और जो मानव के नियंत्रणकारी प्रभावों को परिलक्षित कर रही हैं, ठीक है। तो फिर हमें पूरी तरह से ये स्वीकार कर लेना कि प्रकृति हमारी मास्टर है ना, प्रकृति, और हम इसके दास हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? समझ गए आप मेरी बात को? अब देखिए कि ये कह रहा है कि आज मनुष्य ने
इन फसलों की उपज और उपज क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार कर लिया। तो भैया जो कैरिंग कैपेसिटी हमें मिली थी, तो उस कैरिंग कैपेसिटी को तो हमने बहुत हद तक चेंज कर दिया। ठीक है, आज हम जितने बड़े मानव समुदाय का पेट भर रहे हैं, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, क्या हम, यदि हम नवीन या नवाचारों को नहीं अपनाते, यदि हम जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर यदि हम उसको नहीं अपनाते, तो क्या ये संभव था क्या? और यदि हमने उनको अपनाया है, तो हमने क्या किया, जो किसी भी एरिया की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, और उस कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी की जो अपर लिमिट होती है, जैसे माल्थस ने जिसको माल्थस ट्रैप कहा, ठीक है, तो उस ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लेवल को हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर ले जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम प्रकृति की सत्ता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक 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 एक्टिव एजेंट हु कैन ब्रिंग चेंज, उसकी तरह काम कर रहे हैं। तो मनुष्य को हमें हमें एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ब्लाश के अनुसार जो परंपरागत जीवन शैली होती है, जनरेटिव आई, ठीक है, उससे उनका तात्पर्य था कि किसी भी क्षेत्र में मानव समुदाय जो पाया जाता है, ठीक है, उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का लेवल क्या है, ठीक है, उसकी उसकी उसके ट्रेडिशंस कैसे हैं, ठीक है, कितना वो एक्सेप्ट करता है इनोवेशंस को, है ना, कितना इंट्रोवर्ड है, कितना आउटवर्ड लुकिंग है, ठीक है, उसकी जो उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सामाजिक संगठन कैसा है, उसकी सोशल वैल्यूज कैसी है, ठीक है ना, तो ये जो चीजें ना, उसके सामाजिक मानक कैसे हैं, मूल्य कैसे हैं, ये सारी चीजें मिलकर बनाती है जीवन शैली। और इनको यदि हम समेकित रूप से यदि मुझे ये कहा जाए कि एक साथ कैसे बताएं, तो ये है कि द स्टेज ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जो सभ्यता विकास का जो स्तर है, वो जीवन शैली में परिलक्षित है ना। और सभ्यता विकास के स्तर को निर्धारित करने के जो आयाम है, वो ये है कि किसी भी क्षेत्र में जो जन समुदाय या जो समूह रहता है, उसकी तकनीकी कौशल या तकनीकी ज्ञान की क्या स्थिति है ना, किस तरह की सामाजिक परंपराएं, सामाजिक मूल्य, किस तरह के सामाजिक मानक वहाँ पर स्थान लिए हुए हैं, किस प्रकार का के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो जीवन शैली है ना, जो कि किसी निश्चित पर्यावरणीय परिवेश में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी मानव समुदाय कहीं न कहीं रहता है, अर्थात वो किसी न किसी वातावरण में, किसी न किसी परिवेश में रहता है। ठीक है, परिवेश में रहता है तो वो अपनी सराउंडिंग के साथ में एडजस्टमेंट भी करता है, और सराउंडिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट भी करता है अकॉर्डिंग टू पॉसिबलिज्म। ठीक है, सराउंडिंग के साथ में एडजस्टमेंट करता है और सराउंडिंग को अपने हिसाब से भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लास कहता है कि किसी निश्चित पर्यावरणीय परिवेश में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है क्या, जीवन शैली। ठीक है, जो वहां के लोग डेवलप कर लेते हैं, वहां के लोग विकसित कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी परिवेश में जो लोग रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनकी जो जीवन शैली है, ठीक है, वो जीवन शैली ही उनको उनके आसपास के पर्यावरणीय परिवेश के साथ अस्तित्व बनाए रखने और सामंजस्य विकसित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, क्लियर है कि जीवन शैली क्या चीज होती है, बहुत अच्छी तरह से समझा हमने इसको। अब देखिए, लाब्लाश ये कहता है कि किसी भी सामाजिक समूह के द्वारा बनाए गए सामाजिक तंत्र, जो सोशल सिस्टम वो डेवलप करता है, का संबंध उन प्राविधियों से घनिष्ठ होता है जिनका विकास पर्यावरणीय परिवेश के साथ समायोजन और इनके विकास हेतु मनुष्य करता है। यही बात अभी हमने की।
ठीक है। तो जिस तरह से मनुष्य अपने वातावरण के साथ, अपने परिवेश के साथ में अंतर क्रिया करता है, अंतर संबंध स्थापित करता है, उसी अंतर संबंध की स्थापना की प्रक्रिया के तहत वहाँ पर उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, उस पर्टिकुलर सामाजिक समूह के लिए एक एक निश्चित सामाजिक तंत्र जो है उसका विकास जो है वो जन्म लेता है, ठीक है, वो स्थान लेता है। तो लाब्लास का ये कहना है कि किसी भी प्रदेश में, देखना, किसी भी प्रदेश में जीवन शैली का प्रदर्शन वहां की दृश्य भूमि में परिलक्षित आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहचान से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, हम ये कहते हैं कि भाई जीवन शैली जो है ना, वो आ, आ, वो बेसिकली डेवलप होती है किसी भी मानव समुदाय की, कि वो किस तरह से अपने आसपास के परिवेश के साथ में वो एक तरह से मान लीजिए कि संबंध स्थापित करता है ना, अंतर संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो वो ही धीरे 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 उसकी जीवन शैली हो जाती है ना। आप यदि किसी भी, आप अपने समाज की बात कर लो, जिस समाज से हम आते हैं, आप उसकी बात कर लो। हमारे जो सामाजिक संगठन है, हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारे सामाजिक मूल्य, है ना, हमारे तकनीकी ज्ञान का स्तर, जो सब मिलकर हमारी जीवन शैली तय करता है। क्या हम हमारी जीवन शैली को बनाते हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण के साथ में हमारी अंतरक्रिया को संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं? या हम यूं कहें कि किसी भी क्षेत्र में जीवन शैली जो विकसित होती है वो कहीं न कहीं अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ में एडजस्टमेंट की प्रक्रिया के दौरान जो जो समस्याएं या जिस जिस तरह की आवश्यकताएं होती है उसको संज्ञान में रखते हुए विकसित होती है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं फिर वही लाइन दोहरा रहा हूँ और उससे काफ़ी स्पष्ट होगी ये बात, क्योंकि ये निचोड़ है जो उसने अभी कहा है कि लाब्लास ये मानता था कि किसी भी प्रदेश में जीवन शैली का प्रदर्शन, अब जीवन शैली है, आपकी जीवन शैली किस में प्रदर्शित होती है कि आपने उस क्षेत्र में किस तरह की सांस्कृतिक दृश्य भूमि का विकास किया, किस तरह का कल्चरल लैंडस्केप आपने डेवलप किया, किसी भी सामाजिक समूह ने किस, क्योंकि कोई भी सामाजिक समूह है वो विकसित हुआ है किसी फिजिकल लैंडस्केप के ऊपर और किसी भौतिक दृश्यभूमि के ऊपर। जब मानव समुदाय विकास करता है तो वो क्या करता है, वहाँ पर सांस्कृतिक निरूपण दर्शाता है, अर्थात वहाँ पर वो कल्चरल इम्प्रेशंस दिखाई देते हैं, वो संस्थाएं बनाता है ना, वो खेत बनाता है, वो इंडस्ट्रीज बनाता है, वो शहर बनाता है। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि वो सांस्कृतिक दृश्यभूमि का विकास करता है। और सांस्कृतिक दृश्यभूमि का जब वो विकास करता है तो मुझे बताइए कि उस प्रदेश की जो जीवन शैली है ना, उस प्रदेश की जो जनरेटिव आई है वहाँ के लोगों का, क्या मुझे बताइए कि ये वहाँ पर जो सांस्कृतिक दृश्यभूमि विकसित होगी उसमें परिलक्षित होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, ठीक है। उसी दृष्टि से इस लाइन को पढ़िएगा कि किसी भी प्रदेश में जीवन शैली का प्रदर्शन वहाँ की दृश्य भूमि में परिलक्षित होता है। और दृश्य भूमि के दो हिस्से हैं, एक फिजिकल लैंडस्केप, एक कल्चरल लैंडस्केप, है ना। कोई भी जो जो लैंडस्केप होता है, दृश्य भूमि होती है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक प्राकृतिक दृश्य भूमि, एक सांस्कृतिक दृश्य भूमि। तो प्राकृतिक दृश्य भूमि तो जैसी है वैसी है, ठीक है। हालांकि उस पर जब मनुष्य अपनी सांस्कृतिक छाप बनाता है तो वो उसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन भी लाता है, ठीक है। तो दृश्यभूमि में परिलक्षित आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहचान से संबंधित, ठीक है, जो वास्तव में वहां की कल्चरल लैंडस्केप में परिलक्षित होती है। अब देखिए, लाब्लास ने भौगोलिक परिवेश द्वारा प्रदत्त संभावनाओं के बारे में बताते हुए माना कि भौतिक परिवेश अक्रिय है। सुनना गौर से, भौतिक परिवेश परिवेश अक्रिय है, मानव क्रियाशील कार्य करता है, ठीक है। पर्यावरणीय निश्चयवादी कहते हैं
कि मानव जो है वो अक्रिय है, ठीक है, और परिवेश जो है उसकी ताकतें मानव के क्रियाकलापों को तय करती है। ये कह रहे हैं भौतिक परिवेश अक्रिय है और मानव की क्रियाशीलता जो है वो महत्वपूर्ण है। मानव एक क्रियाशील कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। मानव एक क्रियाशील, एक एक्टिव एजेंट के रूप में काम करते हुए जो अवेलेबल पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से सिलेक्शन करता है, जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें से सिलेक्शन करता है। दैट मीन्स मैन इज हैविंग फ्रीडम ऑफ चॉइस। मनुष्य को छांट की स्वतंत्रता है, ठीक है, और यही पॉसिबलिस्ट ट्रेडिशन है। लाप्लास के अनुसार प्रकृति एवं सांस्कृतिक दृश्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करना तर्कसंगत नहीं। अब इनको बांटिए मत, है ना। आप सांस्कृतिक दृश्य भूमि को प्राकृतिक दृश्य भूमि से अलग करके देखने की कोशिश मत करिए, बल्कि ये संयुक्त और अविभाज्य है, ठीक है। सो दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। You have to have see this landscape in integrity. आपको इसको एक रूप में देखना है, इंटीग्रेट करके देखना है। यही तो कॉम्बिनेशनल अप्रोच है, यही तो समन्वयकारी उपागम है जो विश्व के भूगोल में लाप्लास ने अपनाया, ठीक है, जो मानव भूगोल के सिद्धांत में लाप्लास ने इसको प्रोपगेट किया, ठीक है। फिर देखो, किसी भी प्रदेश में मानव की उपस्थिति के कारण प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अब यदि संभववादी हैं तो वो तो इस बात को कहेंगे ही ना, ठीक है। अब इस लाइन से ये साबित होता है कि मनुष्य जो है वो अपने अपने परिवेश को प्रभावित करता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन परिवर्तनों की कोटि, ये परिवर्तन किस लेवल के होंगे, ठीक है। कोटि उन प्रदेशों में अधिक देखी जा सकती है जहां मानव समुदाय की भौतिक संस्कृति का स्तर ऊंचा है। अब सही बात है, मतलब जो सोसाइटीज जहां पर हमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो हाई ऑर्डर का मिलता है, इसका मतलब सोसाइटीज जहां पर हमें देखते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है ना, ठीक है, जो वो सोसाइटीज जो हैं वो एडवांस हैं। तो निश्चित रूप से जहां पर सोसाइटी एडवांस होगी वहां पर जो मानव की उपस्थिति के कारण प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो उच्च कोटि की होंगे, ज़्यादा होंगे। और जहां पर सोसाइटीज प्रिमिटिव है ना, जहां पर सोसाइटीज ट्रेडिशनल है, परंपरागत है ना, पिछड़ी हुई है, वहां पर क्योंकि उनकी तकनीकी क्षमता कमजोर होगी, तो तकनीकी क्षमता कमजोर होने के कारण उनकी अपने आसपास के जो प्राकृतिक वातावरण है उस पर उनकी जो प्रभाव की कोटि है वो कमजोर हो, सॉरी। अब देखिए, प्रत्येक प्रदेश में मानवीय समुदाय कुछ विशिष्टताएं रखता है ना, उसी बात को स्पष्ट कर रहा है जो ऊपर कही है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है। हम यदि अलग अलग हम बात करते हैं जेंडर डिवाइड की, जीवन शैलियों की, तो हम ये तो नहीं कहते कि पूरी पूरी पृथ्वी के ऊपर सब जगह मानव समुदाय जो है उसकी जीवन शैली एक जैसी है, ये तो नहीं कहते हम, ठीक है। जब हम जेंडर डिवाइड की बात कर रहे हैं तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग जो मानव समुदाय हैं वो अलग अलग सभ्यता विकास के स्तर पे हैं, तो अलग अलग तरह की जीवन शैलियाँ वहाँ पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में वो रहते हैं, उसके साथ समायोजित करते हैं, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की जीवन शैलियाँ वहाँ विकसित होती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रदेश में मानवीय समुदाय कुछ विशिष्टताएं रखता है, कुछ कुछ स्पेशलिटीज होती है ना, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट दिस ह्यूमन सोसाइटी, जो अलग अलग जगह पे जो अलग अलग मानव समुदाय हैं,
ठीक है, उनकी अपनी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, कुछ विशिष्टताएं होती हैं तथा विशिष्ट प्रकार से ही प्रचलित प्राकृतिक दशाओं के साथ समायोजन होता है। ऑब्वियस है, ठीक है। इस समायोजन के अध्ययन में, यहां देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस समायोजन के अध्ययन में प्रदेश में शताब्दियों के विकास को आकलित किया जा सकता है। That means when you are studying man environment relationship in any region, you must have historical approach. आप यदि किसी भी प्रदेश में मानव और पर्यावरण की अंतरक्रिया, अंतर संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐतिहासिक उपागम का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, इस समायोजन के दौरान ये जो समायोजन होता है मैन और नेचर का, ठीक है ना, सोसाइटी और नेचर का, इसमें मानव और प्रकृति के बीच अत्यधिक गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबलिस्ट मानते हैं कि प्रकृति मानव को, क्योंकि कुछ सीमा तक प्रकृति जो है सीमाएं स्थापित करती है, और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस ये जो मैन this influence of nature on human society and influence of human society or influence of gender divide on nature, ठीक है, that is different in different parts of the world. ये दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह का देखने को मिलता है, और इस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के कारण किसी भी प्रदेश में विशिष्ट प्रकार के गुण जो हैं और संबंध वो स्थापित होते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रदेश में प्रकृति एवं मानव पर प्रकृति के, प्रकृति पर मानव के और मानव पर प्रकृति के प्रभाव में अंतर स्पष्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता है। किस हद तक मानव प्रकृति को और किस हद तक प्रकृति मानव को प्रभावित कर रही है, हम इसका मोटा आकलन तो कर सकते हैं, इसकी कोटि निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसको क्रिस्टल क्लियर करना, इसमें क्लियर कट बाउंड्रीज डिमार्केट करना वो संभव नहीं। ठीक है, अतः प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग करके अध्ययन करना संभव नहीं है ना। किसको? प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों को। ठीक है, अलग करके नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉम्बिनेशनल अप्रोच लेके चलना चाहिए, हमें समन्वयकारी उपागम लेके चलना चाहिए, हमें हिस्टोरिकल उपागम अप्रोच लेके चलना चाहिए, अर्थात हमें ऐतिहासिक उपागम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, लाप्लास ने ये माना था कि जो प्रदेश हैं, ठीक है, उनके जो सीमावर्ती भाग होते हैं, है ना, वहां पर हमें दोनों जो प्रदेश हैं उनकी हमें विशिष्टताएं जो होती हैं वो काफी हद तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर संक्रमण और परस्पर व्यापी क्षेत्र, मतलब ट्रांजिशनल और ओवरलैपिंग एरियाज वो देखने को मिलते हैं। अर्थात किसी भी प्रदेश की जो पेरिफेरल बाउंड्री होती है, जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं, है ना, जो परिधि क्षेत्र होते हैं, वहां पर हमें कहीं ना कहीं ट्रांजिशनल और यूं कहें कि ओवरलैपिंग दिखाई देती है। ओवरलैपिंग किसकी? जो एक और जो पड़ोसी जो प्रदेश हैं उनकी विशिष्टताओं की, है ना, ओवरलैपिंग दिखाई देती है। ठीक है, और ट्रांजिशनल इसलिए क्योंकि वहां पर एक प्रदेश जो है उसकी जो 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 स्पष्ट विशेषताएं हैं वो नहीं होती, बल्कि वहां पर क्या होता है, एक या एक से अधिक जो पड़ोसी प्रदेश हैं उनकी आपसी विशिष्टताओं का समायोजन देखने को मिलता है, तो वो बेल्ट ट्रांजिशनल बेल्ट कहलाती है। और लाप्लास ये कहता है कि प्रादेशिक अध्ययन में एक प्रदेश में पार्थिव घटनाओं एवं कारकों की अंतरक्रिया की खोज करके अन्य प्रदेशों की ऐसी घटनाओं एवं कारकों से समानता एवं विषमता के आधार पर तुलना की जानी चाहिए। ये लाइन
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने दो अप्रोच की बात की है। ही वॉज विथ कॉम्बिनेशनल अप्रोच, वो समन्वयकारी उपागम के साथ था, है ना, उसको लेकर चलने की बात करता है। हमने दूसरी बात की, he was in favor of historical approach when you are dealing with man environment relationship, ठीक है। तीसरी बात ये कह रहा है कि इन रीजनल ज्योग्राफी, इन रीजनल स्टडीज, यू हैव टू हैव अ कंपैरेटिव अप्रोच, आपको तुलनात्मक उपागम जो है उसको अपनाना चाहिए। क्लियर? मैं फिर इसको कह रहा हूं कि प्रादेशिक अध्ययन में, रीजनल ज्योग्राफी में, जब आप अलग अलग रीजन्स का अध्ययन करते हो, रीजनल ज्योग्राफी में एक प्रदेश में पार्थिव घटनाओं और कारकों की अंतर्निर्भरता, ठीक है, अर्थात एक रीजन की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, की खोज करके, है ना, हमें अन्य प्रदेशों की ऐसी घटनाओं एवं कारकों में समानता और विषमता के आधार पर तुलना करनी चाहिए। अब आप एक क्षेत्र की विशेषताएं देख रहे हो, उनका अध्ययन कर रहे हो, तो आपकी आइज इस पर भी होनी चाहिए कि इससे मिलती जुलती विशेषताएं और विशिष्टताएं दुनिया में और कहां देखने को मिलती है। नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना चाहिए कि ये जो विशिष्टताएं हैं, ये जो दूसरे प्रदेशों के अंदर पाई जाने वाली विशिष्टताएं हैं, उनसे विषम या उनसे भिन्न कैसे, ठीक है। अब इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, दैट इज or that might have some similarities with other regions also. So you must compare those regions which have some sort of similarities, okay, and try to find out that what are the responsible factors. Those are basically causes behind such similarities. On the other side, he is also advocating that you must फोकस ऑन द डिससिमिलरिटीज, है ना, कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज हैं, ठीक है, विच आर मेकिंग दिस रीजन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर रीजन्स, जो इस प्रदेश को अन्य प्रदेशों से भिन्न, एक डिस्टिंक्ट यूनिट, एक भिन्न इकाई बनाती है। इसे कहते हैं कंपैरेटिव अप्रोच, तुलनात्मक उपागम, ठीक है। यह तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है ना, ये इसका स्पष्टीकरण है, बहुत सरल हो जाएगा देखना। अभी ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी शुड फॉलो कंपैरेटिव अप्रोच, क्यों अपनाएं हम तुलनात्मक उपागम। वो कह रहा है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदेशों के अध्ययन में प्राकृतिक परिवेश के तत्वों के साथ साथ वहां के निवासियों की परंपराएं, तकनीकी कौशल, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक विशेषताओं आदि के प्रभाव को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो जब आप कहीं एक जैसी कहीं समानताएं देखते हैं, तो फिर आप देखिए कि क्या वहां के जो प्रकृति और वहां का जो समाज है उसकी अंतरक्रिया में उसी कोटि की समानता है क्या। और यदि विषमता पाई जाती है, तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। आप यू मस्ट डिस्कवर दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, ठीक है। तो इन सभी पक्षों के सम्मिलित अध्ययन से ही प्रदेश में स्वरूपित लक्षणों को वैज्ञानिक विधि से समझा जा सकता है। If you really want to do a scientific study of region, then you must have three approaches in your mind. First, one, you must give a due importance to both the factors influencing uh, 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 the factors which are showing the influence of nature on man, and the factors which are showing the influence of man on nature, okay. So you must have combinational approach, one. The second thing is uh, the relationship between society and environment in a particular region must be analyzed with historical approach. And third thing is that when you are trying to understand one particular reason in terms of these two, then you must have your eyes on other reasons also,
which are similar to this region, which are having some sort of similarity with this region, to try to find out the causes behind such similarities, and also the dissimilar regional units, and try to find out that what are the causes behind these dissimilarities. So in this way you can make a regional study a scientific in a scientific way. ठीक है, तो देखिए किसी भी राजनीतिक इकाई में भौगोलिक परिवेश की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के आधार पर विकसित लघु इकाइयों या प्रदेशों का बहुत ही सुंदर एवं सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है ना, लाप्लास ने बेसिकली। और ब्लास ने माना कि इस प्रकार के अध्ययन से ही किसी क्षेत्र के भौतिक, ऐतिहासिक एवं आर्थिक तथ्यों के विकास, उनके संबंध तथा अंतर्निर्भरता का स्वरूप एवं उनमें आने वाले परिवर्तन, गतिशीलता को समझा जा सकता है। अर्थात आप यदि जैसे मान लीजिएगा फ्रांस का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको जो फ्रांस है उसको आपको छोटी छोटी लघु इकाइयों में या प्रदेशों में बांटना चाहिए, जिनको पेस कहा। ठीक है, और उसने कहा कि आप इनको जब बांटते हो तो आप भौगोलिक परिवेश की अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर जो इकाइयां विकसित हुई है उनको आपको संज्ञान में रखना है। ठीक है, कि किस प्रकार से वो इकाइयां जो है वो विकसित हुई है। अब जब आप इनका बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हो, इनके भौतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक आदि तत्वों, उनके अंतर संबंध, ठीक है, तो बाद में आप क्या कर सकते हो, और वहां पर होने वाले जितने भी जो टाइम रिलेटेड चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है, उनका अध्ययन करते हो, तो इससे क्या है कि आपकी उस पूरे क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उस पर आपकी गहन क्या बोलते हैं उसको दृष्टि बन सकती है। ठीक है, फिर देखिए लाप्लास ये स्वीकार करता है कि प्रकृति एवं मानव निर्मित तथ्य एक दूसरे से अविभाज्य है, बार बार कह रहा है। ठीक है, उनको आपको अलग करके नहीं देखना चाहिए। लाप्लास ने माना कि किसी भी प्रदेश में वहां के निवासियों का भूमि से गहरा संबंध पाया जाता है, और ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। कोई भी प्रदेश हो, वहां पे रहने वाले लोग वहां की जो स्थानीय भूमि है उसके साथ बहुत गहरा संबंध स्थापित कर लेते हैं, बना लेते हैं। और लाप्लास ने बताया कि ये जो गहरा संबंध है ना, ठीक है, हमें हो सकता है कि किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में उससे थोड़ा विचलन देखने को मिले, लेकिन जैसे ही वो विषम परिस्थितियां सेटल डाउन होती है ना, तो आपको फिर यही रिलेशनशिप, ठीक है, वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, जो रिलेशनशिप सोसाइटी और एनवायरनमेंट के अंदर वहां देखने को मिलती है, जो रिलेशनशिप इनहैबिटेंट्स और लैंड के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, लाप्लास कह रहा है कि युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़, विद्रोह आदि परिस्थितियों में ही प्रदेश में व्यापक सामान्य लक्षण कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाते हैं, परंतु जैसे ही प्रतिकूलता समाप्त होती है पूर्व की सामाजिक व्यवस्था पुनः स्थापित होने लगती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि आज हम जिस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, अब इस पैंडेमिक से आप देखिए कि सारे शहर, नगर और जो गांव है वो सारे रुक से गए हैं। और ये जो ठहराव है, इस ठहराव को देखकर एक बार के लिए आप इन विभिन्न क्षेत्रों में वहां के निवासियों के जो भूमि के साथ संबंध है, शायद आप उसको पूरी तरह से ना पकड़ पाओ। लेकिन जब ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी, जब ये महामारी समाप्त हो जाएगी, जब ये प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, है ना, जो पुराना जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, वो वापस स्थान ले लेता है। ठीक है, तो इसका ये बात कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि किसी भी क्षेत्र में वहां पर निवास करने वाले निवासियों और वहां की जो भूमि, उसके बीच में गहरा संबंध पाया जाता है। ठीक है, इस बात को हमें इंगित करना है। ब्लाश ये कहता है कि भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के किसी विशिष्ट धरातलीय खंड, है ना, पेज, विशिष्ट धरातलीय खंड मतलब एक ऐसा छोटा क्षेत्र जो जो जो
डिफरेंट पर्सनालिटी रखता है, ठीक है। और वो डिफरेंट पर्सनालिटीज क्या होती है उस पर तो हम अभी काफी देर से चर्चा कर ही रहे हैं, ठीक है। तो भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के किसी विशिष्ट क्षेत्र ना, कोई 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 जो जो स्पेसिफिक जो लैंड एरिया है जिसको पेज कहा है ना, पर दृश्यों की आपसी अन्योन्य क्रिया, दृश्य जो है वो भौतिक दृश्य भी हो सकते हैं और सांस्कृतिक दृश्य भी होते हैं, उनकी आपसी अन्योन्य क्रिया मतलब उनकी जो 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 इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो भौगोलिक अध्ययन का ये मूल उद्देश्य है कि छोटे छोटे जो प्रदेश है ना, पेस, ठीक है, वहां पर दृश्यों की आपसी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करें। और दृश्य मतलब कल्चरल लैंडस्केप और फिजिकल लैंडस्केप, ठीक है, और इनकी इंटरडिपेंडेंस की स्टडी करें, ठीक है। इसीलिए लाप्लास ने प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को भूगोल में सदैव केंद्र में रखा। तो ही वाज इन फेवर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, है ना। ये जो रीजनल ज्योग्राफी का ट्रेडिशन है ज्योग्राफी में, उसको वो ज्यादा फेवर करते थे बजाय एक 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 एक, एक सामान्य जो अध्ययन की परंपरा होती है एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ, उससे ज्यादा भारण वो प्रादेशिक उपागम को देते थे। लाप्लास ने भूगोल के अंतर्गत भौतिक विश्व, प्रकृति, भौगोलिक परिवेश के अध्ययन तथा मानव के अध्ययन दोनों को ही अनिवार्य माना। कि अलग अलग नहीं है ये, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। और वो मानता था कि भूतल एवं पार्थिव, भूतल पर पार्थिव अंतः संबंध के रूप में पाए जाने वाले भौतिक एवं मानवीय तत्वों को स्वतंत्र मानकर उनकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। जहां भौगोलिक परिवेश विविध स्तरीय संभावनाओं की ओर मानव को आकृष्ट करता है, देखिए भौगोलिक परिवेश विविध स्तरीय संभावनाओं की ओर मानव को आकृष्ट करता है, ये जो बात वो कह रहा है ना, ये उसके संभववादी दृष्टिकोण से निकल कर आता है, ठीक है। वहीं मानव स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमता के अनुरूप, है ना, और आवश्यकता के अनुरूप चुनाव करता है। तो दोनों बातें निकल के आ रही है ना, ठीक है, कि प्रकृति जो है वो संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य जो है उन संभावनाओं का मास्टर है, ठीक है ना। मनुष्य के पास छांट की स्वतंत्रता है, वो छांटता है अपनी क्षमता और अपनी आवश्यकता के अनुसार। मानव भूमि पर आवास के द्वारा अपने प्रदेश को स्वरूपित करता है और ऐसे स्वरूपों के विकास को समझने के लिए तात्कालिक परिदृष्टि के साथ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए वो ऐतिहासिक उपागम को प्रादेशिक अध्ययन में महत्वपूर्ण मानता है ना, अन्य दो उपागमों के साथ, और वो है समन्वयकारी उपागम, कॉम्बिनेशनल अप्रोच, और वो है कंपैरेटिव अप्रोच, तुलनात्मक उपागम, ठीक है। और तीसरा ये ऐतिहासिक उपागम है ही, हिस्टोरिकल अप्रोच। अतः लाप्लास ने ल्यूशियन फैब्रे के मत का समर्थन किया और उस, है ना, जिसने सबसे पहले टर्म कॉइन की थी पॉसिबिलिज्म, है ना, ये जो संभववाद की जो शब्दावली है वो फैब्रे ने दी थी। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। लाप्लास ने सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक एकता अथवा अंतः संबंध का सिद्धांत दिया, द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटरकनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, हमें इसको बहुत अच्छे से देखना है। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो पार्थिव, ठीक है, पार्थिव। लाप्लास ने बताया कि मानव भूगोल के तथ्य, है ना, फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल से संबंधित है ना, मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल के तथ्यों से संबंधित है। दैट मीन्स द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर रिलेटेड टू द फैक्ट्स ऑफ
व्हाट वी कॉल इट फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, जिनकी विवेचना या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से की जा सकती है। प्रत्येक स्थान पर ऐसे भौगोलिक परिवेश से संबंधित है ना, प्रत्येक स्थान पर ये भौगोलिक परिवेश से संबंधित है जो मनुष्य जो स्वयं कई भौतिक दशाओं के संयोग का परिणाम, ठीक है ना, जो कई भौतिक दशाओं के संयोग का परिणाम है। अब देखिए आप ये देखते हो, आप ये कहते हो कि किसी भी जगह का जो फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वो फिजिकल एनवायरनमेंट कितनी चीजों से मिलकर बना है, लैंडफॉर्म्स है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, अनेकों चीजों से मिलकर वहां का भौतिक परिवेश बना है, क्यों बना है नहीं है। और इसी प्रकार वहां पर यदि आप मानव भूगोल के तथ्य देखते हो, आप यदि मानव से रिलेटेड बातें देखते हो, तो वो भी बहुत सारी है। तो ये कह रहा है कि मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल से संबंधित है। अभी अभी बात की थी ना कि किसी भी क्षेत्र में जो जीवन शैलियों का विकास होता है वो वहां के वातावरणों से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जीवन शैली के विकास का सीधा संबंध वातावरण के साथ समायोजन से संबंधित है ना। भाई किसी भी एरिया में जो जो डेवलपमेंट ऑफ लाइफस्टाइल है वो उसके आसपास के सराउंडिंग जो है उसकी, है ना, जो सराउंडिंग है, ठीक है, मुझे बताइए कि उसकी बियरिंग उसके ऊपर होगी या नहीं होगी, है ना। क्योंकि जीवन शैली का, जैसे आज मान लीजिए हमारी, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी जो जीवन शैली है उसमें जैसे हमारे कपड़ों से लेके, हमारे घरों के प्रकार से लेके, हमारी सुविधाओं से लेके, हमारे खान पान से लेके, हमारे ट्रेडिशन तक, इनके ऊपर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण की छाप है? वो निश्चित रूप से होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए लाप्लास यहाँ पर इस बात को कह रहा है, देखिए कि मानव भूगोल के तथ्य, अब ये मानव भूगोल के तथ्य हो गए ना जो जीवन शैली से संबंधित है सारे, है ना। मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल से संबंधित है, ठीक है, मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल से संबंधित है, ठीक है, और जिनकी विवेचना और व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से की जा सकती है। यदि आप किसी क्षेत्र में किसी भी सोसाइटी की जीवन शैली की व्याख्या कर रहे हो तो आपको उस क्षेत्र के भौतिक परिवेश को भी संज्ञान में लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से मिलकर ही वो एक टेरेस्ट्रियल होल बनाते हैं, एक 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 वहां पर एक पार्थिव एकता जो है वो वहां पर जन्म लेती है, ठीक है। प्रत्येक स्थान पर यह भौगोलिक परिवेश से संबंधित होती है ना। जीवन शैली या मानव भूगोल के तत्व निश्चित रूप से भौतिक परिवेश से संबंधित होते हैं, और जो स्वयं भौतिक परिवेश भी, वो खुद भी वो अनेकों तत्वों से मिलकर बना है। जैसा मैंने अब आपको एग्जांपल दिया, उसमें लैंडफॉर्म्स भी है, उसमें टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनके कॉम्बिनेशन से फिजिकल एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे तरह के सिद्धांत आते हैं। हमने रीटर का भी सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, हम जीन ब्रून्स के भी सिद्धांत पढ़ेंगे, और हम जब जीन ब्रून्स के सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह हमबोल्ट का ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस कैसे है जीन ब्रून्स के कामों में, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्टेड कनेक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की बात करेंगे, लवलास ने माना कि वनस्पति का सामान्य रूप ही किसी प्रदेश का सर्वप्रधान लक्षण है। उसने कहा किसी भी प्रदेश की जो 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 उसकी जो भौतिक विशेषताएं है ना, आप यदि उसको किसी सिंगल फैक्टर के अंदर देखना चाहते हैं तो दैट इज द वेजिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन,
ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे किसी भी वितरण की का प्रतिनिधि मूल्य जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, केंद्रीय मूल्य होता है ना, तो ये कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार किसी भी जो प्रदेश है ना, उसका जो प्रतिनिधि जो चरित्र है वो वहां की वनस्पति है। ठीक है ना। तो वनस्पति का सामान्य रूप से ही किसी प्रदेश का सर्वप्रधान लक्षण देखा जा सकता है, और उसका नहीं पाया जाना एक बड़ी विचित्रता है। यदि आपको वहां के वनस्पति और भौतिक परिवेश में आपको सामंजस्य नहीं मिले तो ये एक विचित्रता है। ऐसी वनस्पति के आकार, प्रकार, रंग, परिमाण, संयोग विधि से ही उस प्रदेश का सामान्य व्यक्तित्व परिलक्षित होता है ना। तो आप वहाँ की प्रकृति का अध्ययन करिए, वहाँ किस तरह के पेड़ होते हैं, है ना, उनकी 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 लंबाई कितनी होता है, पत्तों की चौड़ाई कितनी होती है, रंग कैसे होता है, ठीक है, अनेकों चीजें, है ना, उनके आपसी कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, है ना, ठीक है। ये एक सामान्य व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है किसी एक छोटे क्षेत्र में। जैसे वो कहता है सवाना प्रदेश, स्टेप के घास मैदान, है ना, जो जो, जो स्टेपी ग्रासलैंड्स है, ठीक है, वो प्रदेश, है ना, दिस मेडिटेरेनियन सेल्वा, है ना, ये सब सामूहिक एकता के सूचक। ठीक है। अब देखो, वनस्पति का संयोजन अपने वातावरण के साथ अनेक विधियों से होता है। ठीक है ना। अब पर्यावरणीय निश्चयवादी, जो घोर निश्चयवादी, वो जरूर कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अन्य जीवों और वनस्पति के समकक्ष है। तो यदि आप समकक्षी मान लो तो ठीक है, जिस तरह से आप वनस्पति को देखते हो कि वो किसी पर्टिकुलर फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है, भौतिक पर्यावरण होता है, उसके अनुरूप आपको उसकी वृद्धि दिखाई देने को पड़ती है ना। और ये तो चलायमान भी नहीं है जैसे मनुष्य चलायमान है, जंतु चलायमान है उस तरह से। ठीक है। तो संभववादी जो है वो मनुष्य को वैसे प्रकृति के साथ में समकक्ष के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है। तो वनस्पति का संयोजन अपने वातावरण के साथ अनेक विधियों से होता है। वृक्षों की ऊंचाई है, पत्तियों के प्रकार, वृक्षों की सघनता, तनों के प्रकार, है ना, रेशेदार तंतु, जड़ों के विकास, ये अनेकों चीजें हैं। ठीक है ना, आदि के द्वारा समस्त वनस्पति में साम्यता परिलक्षित होती है। ठीक है। और यही तो ये जो साम्यता है, ठीक है, उसी साम्यता के आधार पर तो हम ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर किसी निश्चित प्रकार की भौतिक दशाओं की एक रूपता देखी जा सकती है। ठीक है। मनुष्य एवं अन्य जीव अपनी गतिशीलता एवं मस्तिष्क विकास के कारण अपने आप को प्राकृतिक वनस्पति की तुलना में अधिक सुंदर ढंग से वातावरण के साथ समायोजित कर सकते हैं, है ना। तो वातावरण के साथ समायोजित करने की जो प्रकृति की जो विधा है, ठीक है, वो अलग है मनुष्य और अन्य जीवों से, और वो डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर है, गतिशीलता और मानसिक विकास। और गतिशीलता और मानसिक विकास का नाम ले देते हैं हम यदि ठीक है, हम यदि इसका नाम ले देते हैं तो यहाँ पर आउटराइटली ह्यूमन बीइंग अलग हो जाता है बाकी सारे जीवों के साथ। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ना कि संभववादी जो है वो किसी भी सूरत में मनुष्य को अन्य जीव और वनस्पति के समकक्ष नहीं देखेंगे। ठीक है। वातावरण विभिन्न प्रकार के प्राणियों में परस्पर जीवनदायी अंतर संबंध बनाए रखता है। अतः ये जीव संचार कुछ अंशों से परस्पर विरोधी होते हुए भी अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। अब देखो, छोटे छोटे प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन जो है ना, में भी संपूर्णता प्राप्त करने के लिए यदि आप छोटे प्रदेश छोटा ले लो, ठीक है ना, उससे ही आपका अध्ययन जो है वो संपूर्ण नहीं हो जाएगा। यदि आप छोटे छोटे प्रदेशों का अध्ययन, दैट मीन्स ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ पेज, है ना, उसको भी यदि आप कंप्लीट बनाना चाहते हो, यदि उसको पूर्णता देना चाहते हो, तो संपूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रदेश में व्याप्त तत्वों का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण एवं अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। प्राकृतिक तत्वों को अलग लेकर
हाँ, और सामाजिक तत्वों को, सांस्कृतिक तत्वों को अलग लेकर ऐसे अध्ययन नहीं किया जाए चाहिए, बल्कि उनके समेकित स्वरूप पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। ठीक है, और ये जो समेकित है ना, ये बार बार बात कर रहा है, यहीं से निकल के आया था प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, है ना, उसकी इसी दृष्टि से निकल के आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वतों के अध्ययन में विश्व के अन्य जो मोड़दार पर्वतों की तुलना किए बिना इसमें पूर्णता नहीं आ सकती। तो दूसरी चीज है, पहली चीज है समेकन, है ना, कॉम्बिनेशन, और दूसरी चीज है कंपैरिजन। ठीक है, इसे ही पार्थिव संपूर्णता या संपूर्ण पृथ्वी की एकता कहा जाता है। ये है टेरेस्ट्रियल इंटीग्रिटी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है, लाप्लास द्वारा प्रस्तुत अनेकों उदाहरणों जैसे फ्रांस एवं पश्चिमी यूरोप के कृषि समाज से लिए गए थे, है ना, ज्यादातर मतलब उनकी स्टडीज थी उनमें फ्रेंच और जो वेस्टर्न यूरोप है ना, वहाँ के एग्रीकल्चरल सोसाइटी को लिया गया था। क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई इस समय हालांकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हमें दिखाई देने लगा था। ठीक है, लेकिन फिर भी यूरोप में उस समय तक एग्रेरियन सोसाइटी जो थी वो बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती थी। वहाँ के समाज में जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है उसका रेशियो बहुत बढ़िया था। और लब्लाश द्वारा प्रस्तुत अनेकों उदाहरणों में इनके द्वारा प्रस्तुत विचारों के पक्ष में प्रमाण सांस्कृतिक निश्चयवाद की तरफ हमें ले जाते हैं। और सांस्कृतिक निश्चयवाद जो है ना, वो घोर संभववाद है। कल्चरल डिटर्मिनिज्म जो है ना, ये घोर संभववाद है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि प्रकृति जो है उसका नियंत्रण क्षीण है और मनुष्य की छांट की स्वतंत्रता जो है वो अपार है, अनंत। ठीक है, फ्रांस में भी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप परंपरागत भौतिक स्वरूपों में अमूलचूल परिवर्तन देखे गए। अरे होने ही है ना, क्योंकि जब इतनी तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो एक्सपांशन ऑफ सिटीज होगा, इमरजेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज होगा। ठीक है, तो बहुत तेजी से लैंड यूज पैटर्न्स चेंज हो रहे थे। ठीक है, और बहुत तेजी से हम ये देख रहे थे कि भौतिक स्वरूपों में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बहुत बड़े पैमाने पर सड़कें, रेल मार्ग, नहरें, औद्योगिक संकुल, है ना, माइनिंग एरियाज, ठीक है, वो सब डेवलप हुए, है ना। आदि के विकास ने परंपरागत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के अवसान का मार्ग प्रशस्त किया। वो कह रहा है कि भाई इससे क्या हुआ कि जो एक ट्रेडिशनल जो सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी थी ना, वो ब्रेक हो गई, है ना, वो वहां पे ब्रेक हो गई। लाप्लास ने माना कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात विकसित देशों की स्थिति में स्पष्ट बदलाव आया है ना, और इस बदलाव को देख के उसने अपने अध्ययन की परिपाटी की दिशा ही बदल दी उसने। ये देखिए आप, जहां इस तीव्र औद्योगिक विकास से फ्रांस के जीवन में पाई जाने वाली श्रेष्ठता का ह्रास हुआ है। क्योंकि वो जो श्रेष्ठता थी ना, वो जो हमें परंपरागत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, वो ब्रेक हो गई। क्यों? क्योंकि इस औद्योगिकरण के युग में वहां पर जो जो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, बी इट नेचुरल और बी इट इट कल्चरल, उनमें हमें ये देखने को मिला कि वो कम होते गए और होमोजेनिटी जो है वो बढ़ती गई, एक रूपता विस्तार ले रही थी। अब एक रूपता विस्तार ले रही है ना, और जो विशिष्टताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ठीक है, तो अब उससे क्या प्रतीत हुआ फ्रांस को कि ये जो बहुत ज्यादा रैपिड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे फ्रांस के जीवन में पाई जाने वाली श्रेष्ठता जो है ना, जो 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 आती है कल्चरल सेटिंग से, ठीक है, उसका ह्रास हो रहा है।
और इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपने अंतिम काल में फ्रांस ने यह सुझाव दिया कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अन्योन्य क्रिया की बजाय, क्योंकि अब तक वो बात करता रहा एक कॉम्बिनेशनल अप्रोच के साथ में नेचुरल और कल्चरल जो एलिमेंट्स है उनकी इंटरडिपेंडेंस को लेकर अध्ययन करने के उपागम की बात करता रहा कि भाई इनको अलग अलग नहीं रखा जा सकता, ये एक दूसरे पर निर्भर है और हमें समन्वयकारी उपागम में कॉम्बिनेशनल अप्रोच में इनको साथ लेकर किसी प्रदेश की अध्ययन किया जाना चाहिए। अब वो कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं, हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या है, बजाय इसके के बजाय किसी प्रदेश एवं उसके प्रभावी नगर केंद्र, ठीक है ना, दैट मीन्स सिटी सेंटर और इन्फ्लुएंस एरिया, है ना, ठीक है, जैसे पोर्ट एंड हिंटरलैंड, पोर्ट एंड हिंटरलैंड, ठीक है, सिटी एंड अमलैंड, ठीक है, और सिटी एंड सिटी रीजन, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अब अध्ययन जो है उसकी परिपाटी बदलनी चाहिए और किसी प्रदेश एवं उसके प्रभावी नगर केंद्र, प्रदेश एवं उसके प्रभावी नगर केंद्र के बीच, क्योंकि नगर का उसकी सराउंडिंग के साथ में गहरा अंतर संबंध होता है और वो अंतर संबंध इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में बहुत जबरदस्त इंटरडिपेंडेंट होता गया, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते थे उनकी मांग दूसरी जगह होती थी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण वहाँ जो नगर केंद्र बने वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, दूध है, फल है, सब्जी है, अनाज है, उसके लिए उनकी डिपेंडेंस जो है वो रूरल एरियाज के ऊपर, तो ये इंटरडिपेंडेंस जो है वो गहराती गई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्रदेश एवं उसके प्रभावी नगर केंद्र के बीच आर्थिक अन्योन्य क्रिया, क्योंकि ये जो नया इंटरडिपेंडेंस देखने को मिला है ये पूरा इकोनॉमी बेस्ड, ठीक है, तो उस अन्योन्य क्रिया के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। लाप्लास के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियां और देखते हैं। देखिए लाप्लास जो है उनके एक चीज यहाँ आती है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फ्रेंच ज्योग्राफी, ये आधुनिक जो फ्रांसीसी भूगोल है उसकी शाख जो स्कूल है उसका ये फाउंडर है, ये उसका संस्थापक है, एंड फाउंडर ऑफ द फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, और वो जो जो जियोपॉलिटिक्स की फ्रेंच स्कूल है उसका भी फाउंडर है। ही कंसीव्ड द आइडिया ऑफ जेंडर डिवाइड, है ना, जीवन शैली, ठीक है, which is the belief that the lifestyles of a particular region reflects the economic, social, ideological and psychological identities imprinted on the landscape। क्यों अंग्रेजी वालों, कहीं कोई दिक्कत रही भी होगी तो यहाँ पर ये जबरदस्त उसमें क्लैरिटी आई होगी आपकी, ठीक है। और ये बात हमने स्पष्ट रूप से हिंदी में इन्हीं ये जो लाइनें लिखी है इन्हीं का अनुवाद देखा था। फिर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म जो कहते हैं लाप्लास का, तो देखिए यहाँ पे दो चार शब्द इंपॉर्टेंट आएंगे। लाप्लास स्टडीड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द पीपल्स एक्टिविटीज एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। देखा ना, हमने देखा कि लोगों के क्रियाकलाप और वहाँ के भौतिक वातावरण के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन लाप्लास जो है उस पर जोर देता है, नहीं देता, एंड पुट द फाउंडेशन ऑफ पॉसिबिलिज्म एंड इन टर्न फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिर वो क्या करता है, पॉसिबिलिज्म की धारा के साथ फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डालता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म वाज डेवलप्ड इन फ्रांस इन 19th century and is also known as the cultural landscape approach। पॉसिबिलिज्म को हम सांस्कृतिक दृश्यभूमि उपागम भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसको हम भौतिक दृश्यभूमि उपागम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सांस्कृतिक दृश्यभूमि की जब आप बात करते हो दैट मीन्स यू आर आइडेंटिफाइंग द एक्टिव रोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। Possibilism is considered as a distinct approach to geographical knowledge directly opposed to the environmental determinism, है ना, ये सीधा पर्यावरण निश्चयवाद के
एक एक आलोचना के रूप में देखा जाता है। इट वाज इनिशिएटेड बाय लाप्लास एंड फर्दर दिस पॉपुलराइज्ड बाय जीन ब्रून्स। ये ध्यान रखना है ना। फ्रांस में दो विद्वानों का नाम आ जाए जिन्होंने पॉसिबिलिज्म को सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया, तो वो ब्लाश और ब्रून्स, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन कार्ल सावर एंड रॉबर्ट प्लैट आल्सो सपोर्टेड दिस, ठीक है, उन्होंने भी इसको काफी सपोर्ट किया। फिर देखिए द सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म रिजेक्ट, देखो द सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म, जो लोग पॉसिबिलिज्म के अनुयायी थे, जो इसका सपोर्ट करते थे, रिजेक्टेड द आइडिया दैट फिजिकल फोर्स फैक्टर्स डिटरमाइन ह्यूमन एक्शंस। उन्होंने आउटराइटली नकार दिया कि भाई ये जो भौतिक कारक हैं ये मानव के कार्यों को, मानव के एक्शंस को निर्धारित करते हैं। इसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। एंड दे आर्ग्यूड दैट ईच प्लेस हैज इट्स ओन डिस्टिंक्टिव लैंडस्केप। हर एक स्थान जो है ना, उसकी उसकी एक विशिष्ट दृश्य भूमि होती है। That results from the unique combination of social relationship and physical processes। और उसके बनने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चीजें हैं वो है वहां पर सामाजिक अंतर संबंध, सामाजिक अंतर संबंध और भौतिक प्रक्रम, ठीक है। एवरीथिंग इन द लैंडस्केप इज इंटररिलेटेड। आप इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, ठीक है। The cultural elements as well as the physical elements are highly interrelated. Within the Laplace and his followers laid stress on the possibilism and declared that man is not a passive agent ruled by the forces of nature, which play their role and determine man's destiny and shape the human society. Outrightly rejected this concept. ये जो पर्यावरणीय निश्चयवादियों का जो कॉन्सेप्ट है इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। and they said that the natural environment offers possible avenues। प्राकृतिक वातावरण संभावनाएं प्रस्तुत करता है फॉर मैन, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, मानव के विकास के लिए। द प्रिसाइज वन chosen being very much a human decision। उनमें से कौन से का चुनाव होगा, कौन सा चुना जाएगा, ये मानव का निर्णय है, ठीक है। thus possibilism man is seen as an active force rather than passive। तो हमें एक संभववादी को, हमें एक संभववादी सोच में इंसान को, मानव को एक एक्टिव एजेंट के रूप में देखना चाहिए। ये एक मैप है जोन्स ऑफ एजिटेशन का। इस तरह के मैप उन्होंने काफ़ी दिए थे अपने काम में। ये बुक्स हैं, इसमें ये बुक जो है वो टैबले डीला ज्योग्राफी डीला फ्रांस की ज्योग्राफी पे है। ये एटलस द ज्योग्राफी जो उन्होंने दी थी उस पे है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पे है। ये दोनों उसी पे है। ये नीचे लगाने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये साफ लिखा हुआ है कि इसको प्रिंट करने में सबसे बड़ा योगदान इमैनुअल डी मार्टोनी का था, है ना। ब्लाश के मृत्यु के बाद मार्टोनी ने उसको उस काम को रियल शेप दी और उसको पब्लिश करवाया।